तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में फॉर्मूला ई रेस का आयोजन पहली बार भारत में होगा। आपसे पूछ रहे हैं भारत में कहाँ पे होगा, तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो फॉर्मूला ई रेस का आयोजन ये 11 फरवरी को पहली बार भारत में होगा, और याद रखना भारत में भी कहाँ पे, हैदराबाद में। तो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में अक्टूबर 2013 में फॉर्मूला 1 इंडियन ग्रैंड प्री के आयोजन के बाद देश में ये पहली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रेस होगी जो कि हैदराबाद में होगी। और भारत के अलावा ब्राजील भी 25 मार्च को पहली बार फॉर्मूला ई रेस की मेजबानी करेगा। अब दो दो जगह कैसे, आप सोच रहे होंगे। एक्चुअली में ये जो पूरी चैंपियनशिप है, इसका जो चौथा दौर है या कह दो चौथा जो राउंड है, वो हैदराबाद में होगा, और ब्राजील में इसका 7वां राउंड होगा 25 मार्च को। ई रेस मतलब क्या हो गया, इसमें इलेक्ट्रिक कार्स हिस्सा लेंगी। और फॉर्मूला ई रेसिंग, इसको ई प्रिक्स के नाम से भी जानते हैं। इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी, जब भारत की ओर से करुण चंडोक ने रेस में हिस्सा लिया था। अच्छा, हैदराबाद से आपको याद होगा, भारत का पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। और स्टेच्यू ऑफ इक्वलिटी ये भी आपको हैदराबाद में मिलेगी, जो कि संत रामानुजाचार्य जी की 216 फीट ऊंची प्रतिमा है। ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची बैठी हुई स्टेच्यू है, मतलब बैठी हुई मुद्रा में है। और देश का पहला पूर्ण महिला स्वामित्व वाला FLO औद्योगिक पार्क ये भी आपको मिलेगा हैदराबाद में। FLO मतलब होता है फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन। और अभी यूनाइटेड नेशन ने मुंबई और हैदराबाद को ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी है 2021 के लिए। और भारत में अपनी तरह का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब कहाँ पे स्थापित हुआ, हैदराबाद में। और अभी दुनिया का पहला रियल टाइम गोल्ड ATM ये कहाँ पे लगाया गया था, हैदराबाद में ही। और अभी हैदराबाद का एक स्टार्टअप है खेती, जिससे मिला था 2022 का अर्थ शॉट पुरस्कार, याद होगा आपको। और हमारे जो आयुष मंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल, उन्होंने हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला कहाँ पे रखी थी, हैदराबाद में ही। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रखना। और एक क्वेश्चन का उत्तर आप देते जाओ, हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है, और हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, ये बताओ आप। हम बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत के 79 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए, तो आंसर होगा प्रणेश M। तो M प्रणेश ये भारत के 79 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। ये मात्र 16 वर्ष के हैं, और कहाँ से हैं, तो तमिलनाडु से हैं। अभी 78 नंबर के कौन बने थे इनसे पहले, कौस्तव चटर्जी। उससे पहले 77 नंबर के बने थे आदित्य मित्तल, और 76 नंबर के बने थे प्रणव आनंद। चलिए फिर बताइए, अभी रणजी ट्रॉफी के पहले ही ओवर में हैट्रिक लेकर इतिहास रचने वाले जयदेव उनादकट ये किस टीम से हैं, तो आंसर होगा सौराष्ट्र। वैसे आपको याद है रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब किसने जीता था, मध्य प्रदेश ने, पहली बार विजेता रहा था वो। और उसने किसको हराया था, यानी कि उप विजेता कौन रहा था, मुंबई। और अब रणजी ट्रॉफी 2022-23 की शुरुआत हो चुकी है, तो सौराष्ट्र के जो कप्तान हैं कौन, जयदेव उनादकट। अभी जो मैच शुरू हुआ उसके पहले ही ओवर में लगातार 3 विकेट ले लिए, यानी कि हैट्रिक ले ली इन्होंने। किसके खिलाफ, दिल्ली के खिलाफ। और रणजी ट्रॉफी में ऐसा पहली बार हुआ है, इसलिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इनका नाम इंपॉर्टेंट है। रणजी ट्रॉफी की बात करें तो ये बहुत पुराना है। इसका जो पहला मैच है ये 1934 में हुआ था, मैसूर और मद्रास के बीच में हुआ था। एक्चुअली में भारत में क्रिकेट के जनक जिन्हें कहा जाता है रणजीत सिंह, उन्हीं के नाम पे इस ट्रॉफी का नाम रखा गया है। अच्छा, इसी तरह से 2022 में कुछ इंपॉर्टेंट चैंपियनशिप, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज हैं, वो आपको याद होनी चाहिए। जैसे कि ईरानी कप 2022 को किसने जीता, तो आंसर होगा शेष भारत ने, सौराष्ट्र को हरा करके। दलीप ट्रॉफी 2022 को किसने जीता, वेस्ट जोन ने जीता, साउथ जोन को हरा करके। रणजी ट्रॉफी हमने देख ही लिया, मध्य प्रदेश ने जीता मुंबई को हरा करके। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, इसको मुंबई ने जीता था हिमाचल प्रदेश को हरा करके। और आप जानते हो एशिया कप पुरुषों की बात कर रहे हैं जो 2022 में हुआ था, वो यूनाइटेड अरब अमीरात में हुआ था, वो वाला, उसको श्रीलंका ने जीता था पाकिस्तान को हरा करके। और महिलाओं का जो एशिया कप है जो कि बांग्लादेश में हुआ था, उसको भारत ने जीता था श्रीलंका को हरा करके। 2022 का IPL भी आपको याद होगा, 15वां एडिशन था। गुजरात टाइटंस विजेता रहा था, राजस्थान रॉयल को हराया था। ये हुआ कहाँ पे था, भारत में हुआ था। तो इन सभी का संबंध आपके क्रिकेट से है। वैसे क्रिकेट की और भी कौन कौन सी ट्रॉफीज होती हैं, जैसे कि CK नायडू ट्रॉफी हो गया, देवधर ट्रॉफी हो गया, नेहरू कप हो गया, रानी झांसी ट्रॉफी हो गया, सहारा कप हो गया, इनका संबंध आपके क्रिकेट से है।
ये जरूर ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, 13 से लेकर 29 जनवरी 2023 तक उड़ीसा में मेंस FIH हॉकी विश्व कप का कौन सा संस्करण होगा? तो आंसर होगा 15वां। आपको बताइए 2023 में मेंस हॉकी वर्ल्ड कप ये भारत में होने हैं। कौन से नंबर का संस्करण है ये जरूर याद रखना, 15वें नंबर का है। और भारत में भी कहाँ पे? उड़ीसा में। कब से कब तक? 13 से लेके 29 जनवरी 2023 तक। कहाँ पे? एक तो उड़ीसा के भुवनेश्वर में जो कलिंगा स्टेडियम है वहां पे, और राउरकेला में जो अभी बिरसा मुंडा स्टेडियम बना है वहां पे। ये भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है जो अभी अभी बन के तैयार हुआ है। इसका नाम बिरसा मुंडा जी के नाम पे रखा गया है। फिर बताइए, अभी हाल ही में बर्मिंघम में अंडर 15 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा अनाहत सिंह ने। तो भारत के स्क्वैश प्लेयर हैं अनाहत सिंह, जिन्होंने बर्मिंघम में ब्रिटिश जूनियर ओपन टूर्नामेंट में लड़कियों का अंडर 15 का खिताब जीत लिया है। ये मात्र 14 साल की हैं और इसमें फाइनल में इन्होंने किसे हराया? मिस्र की सोहेला हजेम को हराया। अच्छा, वैसे अनाहत सिंह का नाम आपने पहले भी सुन रखा है, याद दिलाऊं? पिछले साल बर्मिंघम में आयोजित हुए थे राष्ट्रमंडल खेल, वहां पे भारत की सबसे कम उम्र के एथलीट बनी थी ये, तब हमने इनके बारे में पढ़ा था। और अगर इसी के साथ आप देखोगे तो ब्रिटिश ओपन स्क्वैश में 2 खिताब जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है वो। पहले कौन थी? जोशना चिनप्पा, 2003 में अंडर 17 का खिताब और 2005 में अंडर 19 का खिताब जीता था उन्होंने। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसे दिसंबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो आंसर होगा हैरी ब्रुक को। तो इंग्लैंड के 23 वर्षीय बल्लेबाज है हैरी ब्रुक, जिन्हें अभी दिसंबर महीने के लिए ICC मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया। वहीं महिलाओं में बात करेंगे तो ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशली गार्डनर को चुना गया है वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। कौन सा मंथ? दिसंबर मंथ। देखो, ICC की बात करेंगे, स्थापना होती है 1909 में, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। CEO जॉफ एलार्डिस हैं और इसके चेयरमैन है ग्रेग बार्कले। ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में रिवॉल्यूशनरीज नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा संजीव सान्याल ने। तो अभी लेखक संजीव सान्याल ने अपनी नई बुक लिखी है जिसका नाम है रिवॉल्यूशनरीज, यानी कि क्रांतिकारी। बाकी आप जानते हो, अभी C रंगराजन, इन्होंने एक बुक लिखी थी फॉक्स इन द रोड, माई डेज एट RBI एंड बियॉन्ड। और पूर्व एयर मार्शल PV अय्यर ने फिट एट एनी एज नाम की बुक को लिखा है। और हमारे पेट्रोलियम मंत्री हैं, आवास मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100 ग्लोरियस ईयर्स नाम की बुक को लिखा है। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जारी मुख्यमंत्री डायरी नंबर 1 पुस्तक में किस राज्य के मुख्यमंत्री के बारे में बताया गया है? तो आंसर होगा असम। तो बुक का नाम क्या है? चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जिसको अभी भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने लॉन्च किया है। इसमें असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा के कार्यकाल में पहले वर्ष के कार्यों का लेखा जोखा है। किसने लॉन्च किया इसको? हमने कहा पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई ने। वे वर्तमान में राज्यसभा के सदस्य हैं। वे 2018 से 2019 तक 13 महीनों के लिए भारत के 46 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे। अब आप कहोगे कि वर्तमान में हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़ है और वे 50वें नंबर के हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने अपनी नई बुक अंबेडकर अ लाइफ इसका विमोचन किया? तो आंसर होगा शशि थरूर। तो अभी सांसद और लेखक शशि थरूर, इनकी नई बुक आ गई है जिसे अभी कोलकाता में लॉन्च कर दिया गया। बुक का नाम है अंबेडकर अ लाइफ। BR अंबेडकर जी के ऊपर है ये। कुछ समय पहले इन्होंने कहा था कि इनके ऊपर ये एक जीवनी लिखेंगे, उनके ऊपर एक बुक लिखेंगे, वो भी लिख दी है और उसको लॉन्च कर दिया है। तो ये बुक आपको नई नई नहीं लगेगी क्योंकि हमने काफ़ी बार इसको रिवाइज कर लिया है। तो चीज़ों को बार बार रिवाइज करते हो ना, तो उससे ये अच्छा काम हो जाता है। क्योंकि जब इन्होंने घोषणा की थी तब से हम इसको पढ़ते आ रहे हैं, अब इन्होंने लॉन्च कर दिया तो हमें ये बिल्कुल नई बुक नहीं लग रही है। बाकी साहिल सेठ अ कन्फ्यूज्ड माइंड स्टोरी नाम की बुक लिखी। डॉक्टर विमल जालान फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नाम की बुक लिखी है। PC बाला सुब्रमण्यम रजनी के मंत्र नाम से बुक लिखी है। आप जानते हो तेलंगाना के नए सचिवालय परिसर का नाम BR अंबेडकर जी के नाम पे रखा गया था।
बी आर अम्बेडकर, जिन्हें फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। वे स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री भी थे और इनके समाधि स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य भूमि कहते हैं। और इनकी कुछ फेमस पत्रिकाएं हैं, जैसे कि मूक नायक है, बहिष्कृत भारत हो गया, और इनके ऊपर एक बुक लिखी थी द बॉय वो रॉट अ कॉन्स्टिट्यूशन। किसने लिखी थी? राजेश तलवार ने। और इनके ऊपर एक स्टैचू बनी है, स्टैचू ऑफ नॉलेज, 70 फीट ऊंची है, ये महाराष्ट्र के लातूर में आपको मिलेगी। और अभी याद हो तो दिल्ली सरकार ने अपनी कॉलोनियों और गलियों के नाम से हरिजन शब्द की जगह अब अंबेडकर जी के नाम को रखने की घोषणा की है, तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी नाम की बुक को लिखा? तो आंसर होगा काकी माधव राव ने। तो पूर्व आईएएस अधिकारी हैं काकी माधव राव, जिन्होंने अभी नई बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग बैरियर द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी। ये बुक जमीनी स्तर पर सिविल सेवाओं की गतिशीलता के बारे में बताती है। बाकी सूबेदार मेजर यादव द हीरो ऑफ द टाइगर हिल नाम की बुक लिखी फैजल फारूकी। दिलीप कुमार इन द शेडो ऑफ अ लेजेंड नाम की बुक लिखी। और अभी डॉक्टर AK द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक लिखी थी इन्होंने, तो ये भी याद रखना। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी ने अनजान साक्षी का विमोचन किया है। ये किसकी आत्मकथा है? तो आंसर होगा KK अब्दुल गफ्फार। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी, इन्होंने मशहूर तकनीकी और शिक्षाविद प्रोफेसर KK अब्दुल गफ्फार के आत्मकथा को लॉन्च किया है। इसका नाम है अनजान साक्षी। महेंद्र सिंह धोनी, अभी आपको याद होगा, नावी टेक्नोलॉजीज के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। उससे पहले ये गरुड़ एरोस्पेस के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी अभी संजीव सान्याल क्रांतिकारी नाम से बुक लिखी इन्होंने। हेमंत बिस्वा शर्मा, ये असम के मुख्यमंत्री हैं, अभी इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है चीफ मिनिस्टर डायरी नंबर 1, जिसमें उनके कार्यकाल के पहले साल के बारे में बताया गया है। उन्होंने लिखा है और अब इसको लॉन्च किया था हमारे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई ने। AK द्विवेदी ह्यूमन एनाटॉमी नाम की बुक इन्होंने लिखी है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 9 जनवरी को। तो हर साल 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये याद रखना, इस बार 17वां प्रवासी भारतीय दिवस हमने मनाया। और वैसे मनाते क्यों है इसको? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि मिली है। अच्छा, अब एक प्रश्न का उत्तर करिए कि इस बार प्रवासी भारतीय दिवस ये कहाँ पे मनाया गया? वैसे इससे संबंधित प्रश्न हम आगे देखेंगे कि कहाँ पे मनाया गया, उसकी थीम वगैरह क्या थी। बाकी देखो, महात्मा गांधी जी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न जो अक्सर आपके एग्जाम में रिपीट होते हैं, उसके उत्तर देने की आप पहले कोशिश करें। जैसे कि चंपारण सत्याग्रह ये कब हुआ था? 1917 में बिहार में हुआ था ये। और याद रखना, ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद समाप्त करने की घोषणा की थी? आप सबको पता है असहयोग आंदोलन ये कब शुरू हुआ था? 1920 में। फिर फरवरी 2022 में चोरी चोरा घटना होती है, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश की घटना है। और इस घटना में हिंसा होने के बाद पुलिस स्टेशन को जला दिया था लोगों ने। उसके बाद असहयोग आंदोलन को 1922 में समाप्त कर दिया था महात्मा गांधी जी ने। अच्छा, एक प्रश्न ये भी आता है कि महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो 1924 के बेलगांव अधिवेशन की। ये बेलगांव कहाँ पर है? कर्नाटक में। और एक प्रश्न ये भी आता है कि पूना पैक्ट किन के बीच हुआ? महात्मा गांधी जी और BR अम्बेडकर जी के बीच में। कब? 1932 में हुआ था। और पूछे किस जेल के अंदर होता है? तो यरवदा जेल में, जो कहाँ पर है? पुणे में है। वैसे आप देखोगे अभी जनवरी में कौन कौन से डे हमने मनाए। तो 1 जनवरी को हमने वैश्विक परिवार दिवस, ग्लोबल फैमिली डे, और 1 जनवरी को DRDO ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। वैसे DRDO के अध्यक्ष कौन है? KV कामत है। 4 जनवरी को आपने वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में मनाया था। 6 जनवरी को युद्ध अनाथ दिवस के रूप में मनाया। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ पे किया? तो आंसर होगा इंदौर में। तो प्रधानमंत्री जी ने अभी मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया।
प्रधानमंत्री जी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन को संबोधित किया, मतलब ये इसका 17वां एडिशन है, 17वां संस्करण है। और प्रधानमंत्री जी ने कहा कि कोरोना महामारी के कारण 4 साल के बाद इस सम्मेलन का आयोजन हो रहा है। इस प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन की थीम क्या है? प्रवासी अमृतकाल में भारत की प्रगति में विश्वसनीय भागीदार। बाकी आप जानते ही हो, प्रवासी भारतीय दिवस ये हम 9 जनवरी को मनाते हैं, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। उन्हें महानतम प्रवासी की उपाधि मिली है। और इंदौर से आपको याद आएगा, डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम को लागू करने वाला भारत का पहला शहर बना है इंदौर। भारत के पहले और विश्व के दूसरे इन्फेंट्री संग्रहालय का उद्घाटन किया इंदौर में। एशिया का सबसे बड़ा सीएनजी प्लांट बनेगा इंदौर में। और अभी भारत का 6ठी बार सबसे स्वच्छ शहर बना इंदौर। लेकिन याद रखना, 1 लाख से ज़्यादा आबादी वाले में बात कर रहे हैं, लेकिन 1 लाख से कम आबादी में पंचगणी महाराष्ट्र ये टॉप पर था, सबसे स्वच्छ था। वहीं अभी इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के ट्राइबल आइकॉन तात्या भील के नाम पे कर दिया गया। और 2022 में सर्वश्रेष्ठ भारत में पर्यटन स्थल का नागरिक प्रबंधन पुरस्कार जीता इंदौर ने। लता मंगेशकर जी के नाम पे संगीत अकादमी व संग्रहालय ये बनेगा इंदौर में। तो इस कारण से इंदौर काफ़ी चर्चा में है, ध्यान रखना बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में विश्व हिंदी दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 जनवरी को। तो हर साल 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में मनाया जाता है। हिंदी शब्द की जो उत्पत्ति है ये फारसी शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिंधु नदी की भूमि। अच्छा, ये दिन हम 10 जनवरी को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 10 जनवरी 1975 75 में पहला विश्व हिंदी सम्मेलन ये नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, इसीलिए 10 जनवरी को मनाते हैं। और 2006 में तत्कालीन जो हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे मनमोहन सिंह जी, उन्होंने 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस के रूप में घोषित किया था। अच्छा, वैसे राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी होता है, वो हम कब मनाते हैं? 14 सितंबर को। और उसको 14 सितंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी भाषा को भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। इसीलिए हिंदी जो है ये 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं उनमें शामिल है। और अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ऐसा कहा गया है। अच्छा, वैसे विश्व हिंदी दिवस की थीम क्या है? थीम की बात करते हैं तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा की महत्ता को भूले। आप जानते हो विश्व हिंदी सचिवालय की स्थापना कहाँ पे की गई? तो आंसर होगा मॉरिशस में। और अभी फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन, इसको कौन होस्ट कर रहा है? तो आंसर होगा फिजी देश। अभी हिंदी में MBBS की पढ़ाई करवाने वाला पहला राज्य बना मध्य प्रदेश। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 की घोषणा हो चुकी है, जिसमें हिंदी का किसे मिला है? बद्री नारायण को, उनके कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए। तो इतने पॉइंट्स आप यहां से याद रखें, हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के पूर्व राज्यपाल केशरी नाथ त्रिपाठी का निधन हो गया? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो अभी पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल और वरिष्ठ भाजपा नेता, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष के पूर्व अध्यक्ष पंडित केशरी नाथ त्रिपाठी का भी निधन हो गया। वे 88 वर्ष के थे। वे 2014 से 2019 तक पश्चिम बंगाल के गवर्नर रहे थे, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किस जम्मू कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता का भी निधन हो गया? मतलब उनका नाम आपसे पूछ रहे हैं। तो आंसर होगा रहमान राही। तो प्रसिद्ध कवि व कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता प्रोफेसर रहमान राही का भी 98 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 2004 में मिला था उन्हें ये ज्ञानपीठ पुरस्कार। वैसे रहमान राही को साहित्य अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री सम्मान भी मिल चुका था, लेकिन अभी इनका निधन हो गया। ये जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ना, ये भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। पूछा जाए कितनी भाषाओं में दिया जाता है, तो 23 भाषाओं में। एक तो 8वीं अनुसूची की 22 भाषाएं और एक अंग्रेजी और जोड़ दो, 23 भाषाएं हो गई। और इसी तरह से साथ के साथ याद रख लो, एक साहित्य अकादमी पुरस्कार होता है, वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, उसमें राजस्थानी भाषा और जोड़ लो। और अभी आपको याद होगा लेटेस्ट, एक तो 2020 का जो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो नीलमणि फूकन को मिला था, ये असमिया लेखक है। और 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था दामोदर मावजो को, ये कोंकणी भाषा के लेखक है।
आप पूछोगे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था और कब मिला, तो 1965 में मिला था जी शंकर कुरुप को मलयालम भाषा के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन आपके लिए, इनको ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक का निधन हो गया, उनका नाम बताइए। डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। तो भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया का निधन हो गया। याद रखना, उन्हें 2017 में देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण भी मिल चुका था। आपको बता दूं, उन्होंने 31 मई 1990 को जे अस्पताल में देश की पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरी की थी पित्ताशय हटाने के लिए। पित्ताशय यानी कि गॉल ब्लैडर, और ये एशिया में की गई पहली लेप्रोस्कोपिक सर्जरियों में से एक थी। तो आपको सिंपल सा याद रखना है कि भारत में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक कौन थे जिनका भी निधन हो गया, डॉक्टर टेहमटन ई उदवाड़िया। और लेप्रोस्कोपिक क्या होता है, अगर जानना चाहते हो, अगर नहीं जानते हो तो इतना सा ध्यान रखो, आपने देखा होगा एक पतली सी फाइबर की ट्यूब समझ, जिसके आगे कैमरा लगा होता है, फिर वो जिसे मुंह के जरिए अंदर डाली जाती है, तो वो टीवी पे उसके स्क्रीन पे आपका अंदर का फोटो देखते हैं और जो भी उन्हें करना होता है वो करते हैं, तो उसी तरह को कहते हैं लेप्रोस्कोपिक। और आप जानते हो भारत की पहली महिला कार्डियोलॉजिस्ट थी डॉक्टर एस पद्मावती, जिनका भी निधन हुआ। और भारत की पहली महिला मनोचिकित्सक कौन थी, शारदा मेनन, इनका भी निधन हो गया। 1 रुपए के डॉक्टर के नाम से मशहूर थे सुशोभन बंदोपाध्याय, पश्चिम बंगाल से थे, इनका भी अभी निधन हो गया। और एक डॉक्टर वी कृष्ण मूर्ति का नाम भी याद रखना, भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों के जनक, इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स के फादर कहे जाते थे, इनका भी अभी निधन हो गया। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करना इसे। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के एमडी सीईओ कौन बने, तो आंसर होगा सुरेंद्र चावला। तो अभी पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने सुरेंद्र चावला को अपना एमडी सीईओ बनाया है। इसका हेडक्वार्टर नोएडा में मिलेगा और इसकी स्थापना होती है सन 2015 में। इसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन और इसके फाउंडर हैं विजय शेखर शर्मा। बाकी अभी एशियाई प्रशांत डाक संघ के महासचिव बने थे डॉक्टर विनय प्रकाश सिंह। इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी सीईओ बने थे अजय कुमार श्रीवास्तव। और सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक के सीईओ बने थे भास्कर बाबू। ध्यान रखना ये भी। पढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में बीसीसीआई ने किसे चयन समिति का अध्यक्ष चुना है, तो आंसर होगा चेतन शर्मा को। तो अभी बीसीसीआई ने चेतन शर्मा को एक बार फिर से चयन समिति का अध्यक्ष चुना है। तो टीम इंडिया की नई सिलेक्शन कमेटी में बात करें, चेतन शर्मा के अलावा कौन कौन है, शिव सुंदर दास हैं, सुब्रतो बनर्जी हैं, सलिल अंकुला हैं और श्रीधन शरथ हैं। बीसीसीआई की बात करें, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, स्थापना होती है 1928 में, हेडक्वार्टर मुंबई में है। और अभी नए अध्यक्ष बने हैं 36वें नंबर के रोजर बिन्नी, सौरव गांगुली की जगह। सचिव कौन है, जय शाह। अभी आपको याद हो तो बीसीसीआई ने किसे 2022 में टेस्ट क्रिकेट में भारत के टॉप परफॉर्मर्स के रूप में चुना, तो आंसर होगा ऋषभ पंत और जसप्रीत बुमराह को। अभी बीसीसीआई ने नेशनल टीम के लिए सिलेक्ट होने वाले खिलाड़ियों के लिए एक तो योयो टेस्ट अनिवार्य किया। ये एक एरोबिक सहन शक्ति फिटनेस टेस्ट है और खिलाड़ियों को चुने जाने से पहले एक डेक्सा टेस्ट भी करवाना होगा। ये बोन डेंसिटी टेस्ट है, तो ये भी आप ध्यान रखना। पढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में अमेरिका में पहली महिला सिख न्यायाधीश कौन बनी, तो आंसर होगा मनप्रीत मोनिका सिंह। तो भारतीय मूल की हैं ये मनप्रीत मोनिका सिंह, जो अमेरिका में पहली सिख महिला जज बन गई हैं, तो इनका नाम याद रखना। और अनमोल नारंग का नाम भी आपको याद होगा, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख बनी थी ये। और हरकिरत सिंह पहले पगड़ीधारी सिख जो कनाडा के ब्रैम्पटन शहर के डिप्टी मेयर बने थे। बाकी माधवीपुरी बुच आप जानते हो, सेबी की पहली महिला अध्यक्ष हैं। अच्छा, मनप्रीत मोनिका सिंह ये तो अमेरिका में पहली महिला सिख जज बनी है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, अभी अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट की जज बनने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है, तो आंसर होगा केतांजी ब्राउन जैक्सन। तो उनका नाम भी याद रखना आप। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में
ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई है? तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। तो सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की पूर्व महिला कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज हैं बेलिंडा क्लार्क, जिन्होंने भी अपनी मूर्ति का अनावरण किया है। ये मूर्ति कांस्य की बनी है, ब्रॉन्ज की बनी है, और इसके साथ ही बेलिंडा पहली महिला क्रिकेटर बन गई है जिनकी प्रतिमा स्टेडियम में लगाई गई है। आपको बता दूं कि वनडे वर्ल्ड कप में सबसे पहले दोहरा शतक बेलिंडा क्लार्क के नाम है। बेलिंडा क्लार्क ने सचिन से पहले 1997 में ये कारनामा किया था, और इन्होंने 1997 और 2005 का जो वर्ल्ड कप है वो जिताया था ऑस्ट्रेलिया को। तो नाम याद रखना, बेलिंडा क्लार्क है। एक ऑस्ट्रेलिया की एक और प्लेयर है लिसा स्टालेकर, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा करंट अफेयर्स में। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी थी, तो इनका भी नाम ध्यान रखना। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम अभी भारत के किस महान क्रिकेटर के नाम पे रखा गया, तो आंसर होगा सुनील गावस्कर। और देखो यहाँ पे स्टैचू की बात चल रही है, मूर्तियों की बात चल रही है, तो आप जानते हो 2022 में हमने काफी सारी मूर्तियां पढ़ी है। और अगर आप क्रेक एग्जाम चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो आपको याद दिला दूं, जितनी भी मूर्तियां आपने 2022 में पढ़ी है उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना करके मैं अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखा तो वो जरूर देखना। सारी मूर्तियां वहां पे हमने कवर कर ली है। उसका क्विज भी बना करके आपकी प्रैक्टिस के लिए अपलोड कर दिया गया आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, तो वहां से आप उसे कवर कर सकते हो। अभी हम बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री इन्होंने कहां पर 120 फीट ऊंची पोलो प्रतिमा का अनावरण किया या उद्घाटन किया, तो आंसर होगा मणिपुर में। और कौन है हमारे गृह मंत्री या सहकारिता मंत्रालय भी अब तो इनके पास है, अमित शाह की बात हो रही है। अभी इन्होंने मणिपुर के इम्फाल पूर्वी जिले के मर्जिंग पोलो कॉम्प्लेक्स में एक पोलो खिलाड़ी की 120 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है, और ये पूर्वोत्तर में सबसे ऊंचा स्मारक है। आप जानते हो मणिपुर को पोलो खेल का जन्म स्थान माना जाता है, और ये विशाल प्रतिमा पोलो के घर यानी कि मणिपुर को लोकप्रिय बनाएगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि करेगी। देखो, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल होती है, मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह, और गवर्नर कौन है, ला गणेशन है। यहाँ का राजकीय पशु है संगाई हिरण, जिसे डांसिंग डियर भी बोलते हैं। इसी के नाम पे यहाँ पे संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। और ये कहाँ पे मिलता है, ये काबुल लामजाओ नेशनल पार्क में मिलता है, जो कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क है। कहाँ पे, लोकटक झील में, मणिपुर में है लोकटक झील। वहीं पे ये जो लोकटक झील है इसे फ्लोटिंग लेक भी कहा जाता है। अभी आपको याद होगा अमूर फॉल्कन फेस्टिवल ये मनाया गया था मणिपुर में। शिरुई लिली महोत्सव यहाँ पे मनाया गया था। शिरुई लिली ये मणिपुर का राजकीय पुष्प है। और मणिपुर का मार्शल आर्ट क्या है, थांगटा है। और स्टेचू की बात है तो एक प्रश्न का उत्तर दे सकते हो आप कि अभी सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया की किस क्रिकेटर की मूर्ति लगाई गई थी, तो आंसर होगा बेलिंडा क्लार्क। और एक बार फिर मैं आपको बता दूं, 2022 में जितनी भी स्टैच्यूज आपने पढ़ी है उसके ऊपर हमने डेडिकेटेड वीडियो बना दिया है। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उसकी क्विज भी आपको मिल जाएगी आपकी क्रेक एग्जाम एप्लीकेशन पे, ताकि आप इनकी प्रैक्टिस कर सकें। अभी हम बढ़ते हैं आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं को रोजगार देने के मामले में कौन सा शहर टॉप पर है, तो आंसर होगा चेन्नई। और ये डेटा, ये रिपोर्ट किसने जारी किया, अवतार ने, जो कि वर्क प्लेस को लेकर गणना करती है। तो इस रिपोर्ट में भारत के 111 शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें चेन्नई टॉप पर है। इसके बाद पुणे, बंगलुरु, हैदराबाद और मुंबई है। तो ये आप ध्यान रखना। फिर बताइए, निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल भारत जो है ये गाड़ियों की बिक्री के मामले में जापान को पीछे छोड़कर कौन से स्थान पे आ गया, तो आंसर होगा तीसरे स्थान पे। तो निक्केई एशिया की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पिछले साल गाड़ियों की बिक्री में जापान को पीछे छोड़ दिया है, और इस तरह से वे दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बन गया है। इस लिस्ट में सबसे ऊपर है चाइना, सेकंड नंबर पे अमेरिका है, और तीसरे पे भारत आ गया है। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, तो आंसर होगा नागपुर में। तो अभी 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये अभी 5 से 6 जनवरी 2023 तक किया गया। कहाँ पे, नागपुर में। कौन सा संस्करण था, 10वां। अभी आपको याद होगा हमने पढ़ा था 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन ये कहाँ पे किया गया था, तो आंसर होगा नागपुर में। तो मतलब उसी के एक
हिस्से के रूप में इसका आयोजन किया गया 10वीं महिला विज्ञान कांग्रेस का। और इसकी थीम क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में किस देश ने वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम से एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? तो आंसर होगा भारत ने। तो भारत अभी 12 और 13 जनवरी 2023 को वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट नाम से एक विशेष आभासी शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। और इस शिखर सम्मेलन, इस समिट का विषय यानी कि थीम क्या है? यूनिटी ऑफ वॉइस, यूनिटी ऑफ पर्पस, यानी कि आवाज की एकता, उद्देश्य की एकता। फिर बताइए, अभी हाल ही में माधव नारायण महोत्सव ये कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा नेपाल में। तो अभी नेपाल में प्रसिद्ध माधव नारायण महोत्सव मनाया गया। ये एक महीने भर चलने वाला उत्सव है जिसमें भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। इसमें भक्त एक महीने तक उपवास रखते हैं और विभिन्न अनुष्ठान करते हुए भगवान विष्णु को समर्पित करते हैं। अच्छा, पहले महोत्सवों की बात करते हैं। तो अभी बताओ, पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्र तट महोत्सव कहाँ पे मनाया गया? तो आंसर होगा केरल में। भारत का पहला लेवेंडर फेस्टिवल मनाया था हमने जम्मू कश्मीर में। और अभी भारत का पहला समावेशन महोत्सव पर्पल फेस्ट, ये आयोजन हुआ था इसका गोवा में। चलिए बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक छेर छेरा महोत्सव मनाया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़ में। तो अभी छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, उन्होंने छत्तीसगढ़ के रायपुर में दूधाधारी मठ में छेर छेरा उत्सव मनाया। छत्तीसगढ़ का ये जो छेर छेरा त्योहार है, या कई जगह चेर चेरा त्योहार भी आपको दिखाई देगा, तो ये पोष हिंदू कैलेंडर माह की पूर्णिमा की रात को मनाया जाता है। इसमें लोग फसलों की खेती का जश्न मनाते हैं और एक दूसरे के बीच खुशियां बांटते हैं। ये आप कह सकते हो दान लेने और दान देने का त्योहार है। दान देने से उदारता आती है और दान लेने से अहंकार जो होता है वो खत्म होता है। फिर बताइए, अभी हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला पूरी तरह से डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य बन गया? तो आंसर होगा केरल। तो याद रखना, केरल ये देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां अब पूरी तरह से बैंकिंग सेक्टर डिजिटल हो गया है। केरल के जो मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन, उन्होंने कहा कि हमारे राज्य ने अपनी बैंकिंग सेवा को पूरी तरह से डिजिटल कर दिया है। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा कि इस उपलब्धि से केरल राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वैसे 2021 में केरल का जो त्रिशूर जिला है वो पूर्ण डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला पहला जिला बना था। अच्छा देखो, अगर बात करें कि राज्य में सस्ती कीमत पर या फिर मुफ्त में इंटरनेट उपलब्ध कराने के लिए कौन सी परियोजना शुरू होगी, पढ़ चुके हैं इसके बारे में हम, बताओ। तो आंसर होगा के फोन। के फोन मतलब होता है केरल फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क, ये भी ध्यान रखना माइंड में। फिर बताइए, 2024 में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये किस राज्य में शुरू होगा? तो आंसर होगा उड़ीसा में। तो हमारे जो केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण तथा रसायन और उर्वरक मंत्री हैं मनसुख मंडाविया, अभी उन्होंने कहा कि उड़ीसा में देश का पहला कोयला गैसीकरण आधारित तलचर उर्वरक संयंत्र ये अगले साल अक्टूबर में तैयार हो जाएगा। तलचर ये उड़ीसा में कोई जगह है, वहां पे ये तैयार हो रहा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्लांट्स हैं जो अभी न्यूज में थे, जैसे कि भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन प्लांट ये कहाँ पे शुरू हुआ? असम में। और भारत का पहला बायोमास आधारित हाइड्रोजन प्लांट ये मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में स्थापित किया गया। और याद रखना, साउथ कोरिया ने दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट का उद्घाटन किया। वैसे फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य ने मनरेगा श्रमिकों को पेंशन देने के लिए कल्याण बोर्ड का गठन किया? तो आंसर होगा केरल। तो अभी केरल सरकार ने महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत लोगों को पेंशन और चिकित्सा सहायता जैसे लाभ देने के लिए एक योजना को मंजूरी दी है। इसके साथ ही केरल देश में रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है। और इसमें होगा क्या? हर महीने कर्मचारी की सैलरी से 50 रुपये काटे जाएंगे। इसमें कर्मचारी को सेवानिवृत्ति लाभ तो मिलेगा ही, उसके अलावा त्योहार भत्ता और अन्य सुविधाएं भी मिलेंगी। तो ये प्रश्न क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है?
क्योंकि रोजगार गारंटी कार्यक्रमों के लाभार्थियों के लिए कल्याण बोर्ड बनाने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, नरेगा, नरेगा जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, यानी कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, इसे कब शुरू किया गया? 2006 में। और कहाँ पे शुरुआत में, कहाँ पे इसको शुरू किया गया था? आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में। अगर आपसे राज्य पूछेंगे कहाँ पे शुरू किया गया था, तो आंध्र प्रदेश में। याद रखना, पहले चरण में इसे देश के केवल 200 सबसे पिछड़े जिलों में ही लागू किया गया था। और फिर नरेगा को मनरेगा कब किया गया? 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया, मतलब महात्मा गांधी आगे जोड़ दिया गया। फिर हो गया इसका नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। और पेंशन से आपको एक योजना याद आएगी, आसरा पेंशन योजना। इसको किस राज्य ने शुरू किया था? तेलंगाना ने। आपको याद होगा 2022 में आपने पढ़ा था, मर्सर की ग्लोबल पेंशन इंडेक्स आई थी, उसमें भारत 41 नंबर पे था, उसमें टॉप पे आइसलैंड था। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट और G20 समिट से पहले 100 दिनों का उत्तर प्रदेश ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है। और इस अभियान को राज्य के सभी 762 नगरीय निकायों में लागू किया गया। इसे किसने लागू किया या शुरू किया? तो राज्य के जो शहरी विकास और ऊर्जा मंत्री हैं अरविंद कुमार शर्मा ने। इस अभियान का उद्देश्य क्या है? राज्य में शहरी क्षेत्रों को वैश्विक मानकों तक लाना, जिसमें शहरी सुविधाओं में सुधार, वायु गुणवत्ता, स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के साथ साथ उचित कचरा निपटान भी शामिल है। फिर बताइए, अभी हाल ही में ब्लैक राइनो के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड को किसके द्वारा जारी किया गया? तो आंसर होगा वर्ल्ड बैंक। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन बॉन्ड यानी कि वन्य जीव संरक्षण बॉन्ड, और इसे किसने जारी किया है? वर्ल्ड बैंक ने। क्यों? काले गेंडों के संरक्षण के लिए। ये कहाँ पे पाए जाते हैं? मुख्य रूप से अफ्रीका में। इसे 5 साल के लिए जारी किया गया है। और इसमें कितना रुपया रखा है इस बॉन्ड में? $150 मिलियन। अच्छा, राइनो से एक डे भी होता है, वर्ल्ड राइनो डे, वो भी याद रखना 22 सितंबर को होता है। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत में एक सिंग वाले गेंडों के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है या कहाँ पे पाए जाते हैं मुख्य रूप से, तो काजीरंगा नेशनल पार्क में। और काजीरंगा नेशनल पार्क ये आपको कहाँ पे मिलेगा, ये आपको उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में। बाकी वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं। देखो, वर्ल्ड बैंक की स्थापना होती है 1944 में। हेडक्वार्टर मिलेगा वॉशिंगटन DC में, और इसके अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। अभी वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री कौन बने थे? इंदरजीत बने थे। अभी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई थी, उसने बताया था कि 2022 में $100 बिलियन प्रेषण यानी कि रेमिटेंस प्राप्त करने वाला पहला देश बना है कौन सा? भारत। और यहाँ पे रेमिटेंस सबसे ज्यादा कहाँ से आया? अमेरिका से। रेमिटेंस हमने पढ़ा था ना, जैसे कि आप बाहर विदेश में नौकरी करने चल गए, वहां पे पैसा कमा रहे हो और वो पैसा अपने घर वालों को, परिवार वालों को भारत में भेज रहे हो, तो जो विदेश से कमा करके या विदेश का पैसा भारत में भेजा जा रहा है उसी को रेमिटेंस कहा जाता है। और वर्ल्ड बैंक ने कौन से रिपोर्ट को जारी करना बंद कर दिया पूछे तो? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को। ध्यान रखना ये पॉइंट्स। बढ़ते आगे। चलिए फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा BPCL। तो अभी भारतीय पेट्रोलियम ने भारतीय सेना के लिए लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन तेल को लॉन्च किया है। तो BPCL ये सेना को नई लो स्मोक सुपीरियर केरोसिन ऑयल सप्लाई की आपूर्ति शुरू करने वाली पहली तेल मार्केटिंग कंपनी भी बन गई है। एक्चुअली में होता क्या है, जो सामान्य केरोसिन ऑयल होता है उससे काफी धुआं निकलता है, जो ऊंचाई पर इसका उपयोग करने वाले कर्मियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, उनके लिए खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। तो ये जो लो स्मोक केरोसिन है, ये सैनिकों को स्वच्छ ईंधन प्रदान करेगा। BPCL की स्थापना होती है 1952 में, मुंबई में इसका मुख्यालय है। अच्छा, एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं तो फिर बताइए, अभी जनवरी 2023 में हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने किसे सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप से सम्मानित किया? तो आंसर होगा DY चंद्रचूड़। तो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वर्तमान में DY चंद्रचूड़, 50वें नंबर के हैं ये, जिनको अभी भारत और दुनिया भर में कानूनी पेशे के लिए उनके जीवन काल की योगदान को सम्मानित करने के लिए हार्वर्ड लॉ स्कूल सेंटर ने
सेंटर ऑन द लीगल प्रोफेशनल अवार्ड फॉर ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। किसे? DY चंद्रचूड़ को। तो इनका नाम याद रखना है। बाकी आप जानते हो अभी असम का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो असम वैभव है वो किसको मिला? डॉक्टर तपन सेकिया को। अभी अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया प्रभु चंद्र मिश्रा को। और अभी 30वां एकलव्य पुरस्कार ये मिला है स्वस्ति सिंह को। भारतीय साइकिलिस्ट हैं ये, तो इनके नाम पे ध्यान रखना। बढ़ते आगे।